हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिस इज रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि जो हमारा बिहार बोर्ड में जितने भी यानी कि 2009 से लेकर 2023 तक 2009 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो सभी हम लोग आज करने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो पर अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चलिए कुछ शायर के साथ स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है सपने उन, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता हुआ ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्टोली कोशिका पाई जाती है। सर्टोली कोशिका पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए वृषण में, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी यकृत में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन कह रहा है सर्टोली कोशिका पाई जाती है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या यकृत में। ऑप्शन नंबर ए वृषण में, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी यकृत में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सर्टोली कोशिका जो होती है हमारा वृषण में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए मानव में के वृषण में, ऑप्शन नंबर बी मानव के अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी मानव यकृत में, ऑप्शन नंबर डी मेढक में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है ग्राफियन पुटिका कहाँ पाया जाता है, मानव वृषण में, मानव अंडाशय में, मानव यकृत में या मेढक के अंडाशय में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ग्राफियन पुटिका जो होती है वह हमारे मानव के अंडाशय में पाई जाती है, मानव के अंडाशय में पाई जाती है, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट होगा। चलिए अब हम लोग इसी तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक मिलता रहे। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए नर जनन तंत्र से, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मादा स्त्री जनन तंत्र से, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पादप जनन तंत्र से, ऑप्शन नंबर डी है इन सभी से। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। गर्भाशय किससे संबंधित है, नर जनन तंत्र से, मादा जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से या इन सभी से। तो जो हमारा गर्भाशय है वह हमारा मादा जनन तंत्र से संबंधित है। गर्भाशय को हम लोग यूट्रस बोलते हैं। तो जो गर्भाशय किससे संबंधित है, तो गर्भाशय जो होती है वो मादा जनन तंत्र से, मादा या जनन तंत्र से संबंधित है, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ महिला के जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 4000, ऑप्शन नंबर बी 400, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 365। बताइए जो हमारा यौनारंभ स्टार्ट होता है, यौनारंभ यानी कि 12 से 14 वर्ष में हमारा जो होती है
यौनारंभ स्टार्ट होती है स्त्री में। तो जो हमारा पूरे एक यौनारंभ के समय हमारा यानी कि हर महीना हमारे पास अंडोत्सर्ग एक अंडाशय का उत्सर्जन होता है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति अंडोत्सर्ग का जो प्रारंभ होता है उससे हम लोग मीनार के कहते हैं। और जब ये हमारा मानव का उत्सर्जन तंत्र ये जब हमारा बंद होता है, यानी कि ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जब यह बंद होता है ये लगभग 50 वर्ष के लगभग बंद हो जाता है, इसे हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। तो जो 50 वर्ष यानी कि 12 से 14 वर्ष के बीच और जो 50 वर्ष के बीच, तो कितना वर्ष हो गया, यानी कि 12 से यानी कि इधर 12 से 20 यानी 8 साल और 19 से 30 साल यानी कि 28 साल। तो एक महीना में कम से कम एक महीना में कितना आता है जी, एक महीना में हमारा एक अंडोत्सर्ग होता है। तो ऐसे ही हमारा कितना साल, 30 साल उधर और 30 साल हो गया उधर। और एक महीना में तब 12 30 गुने 12 बराबर कितना होता है, 14 12 को 2 बाकी है 1 3 6 1 7 और फिर हो गया 6 एकम 6 3 एकम 3 यानी कि 2 7 6 13 के 3 बाकी है में 3 1 432 यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो 400 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है स्त्री ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, मनुष्य में, बंदर में, चिंपांजी में या इन सभी में। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, मनुष्य में, बंदर में, चिंपांजी में, इन सभी में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा मनुष्य में, ऑप्शन नंबर बी बंदर में, ऑप्शन नंबर सी चिंपांजी में, ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। इन सभी में हमारा ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। निषेचन आंतरिक होता है, आंतरिक निषेचन किस में होता है, तारा मछली में, शार्क मछली में, हड्डीदार मछली में या उभयचर में। निषेचन आंतरिक होता है तारा मछली में, शार्क में, हड्डीदार मछली में या उभयचर में। तो इसका जो सही आंसर होगा तारा मछली में, शार्क में, हड्डीदार मछली में, उभयचर में। तो जो हमारा आंतरिक निषेचन होता है वो हमारा शार्क में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब हम लोग इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही झकदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सभी को इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अंडाशय को हटाने के बाद पुनर्जनन की प्रक्रिया बाधित नहीं होती है। एक अंडाशय को हटाने के बाद पुनर्जनन की प्रक्रिया बाधित नहीं होती है। कथन नंबर 2 कहता है लुप्त अंडाशय की कार्यपूर्ति के लिए दूसरा अंडाशय की विकसित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर डी कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन कह रहा था एक अंडाशय को हटाने के बाद पुनर्जनन की प्रक्रिया बाधित नहीं होते हैं। ये बात ये कथन जो होती है हमारे कथन 1 बिल्कुल सही है, इससे सही बात कर रहा है। एक अंडाशय को जब हम हटा देंगे तो पुनर्जनन की प्रक्रिया बात नहीं होगी। अगर एक अंडाशय को हम लोग हटाते हैं तो जो हमारा दूसरी तरह का जो अंडाशय होता है उससे अंडोत्सर्ग होगा, और अगर अंडोत्सर्ग होगा तो उसके निषेचन हमारे फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो ये हमारा कथन सही बोल रहा है कि अगर हम एक अंडाशय को हटा देते हैं तो हमारा जो पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है वह बाधित नहीं होती है। बात बिल्कुल सही है। अब कथन 2 बोल रहा है लुप्त अंडाशय की कार्यपूर्ति के लिए दूसरा अंडाशय विकसित हो जाता है। और जो हमारा लुप्त अंडाशय की कार्यपूर्ति यानी कि जहाँ पर हम लोग एक अंडाशय को हटाए थे वहीं पर हमारा जो दूसरा अंडाशय है उसके जो अंडाशय हम हटाए थे उसका कार्य को संभालने लगता है। तो ये बात भी सही है, इसका कारण भी सही है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा यानी कि दोनों कथन सही है और कथन जो 2 है कथन 1 की सही व्याख्या होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए इच का ही होगा, हमारा ये ऑप्शन हमारा सही है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के आता हुआ ये रहा।
युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं, कोशिका जनन कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं या म्योसाइटस कहते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए युग्मक जनन, ऑप्शन नंबर बी कोशिका जनन, ऑप्शन नंबर सी स्पोरोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर डी म्योजेनेसिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो युग्मक की निर्माण की क्रिया होती है उसे हम लोग युग्मक जनन कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट होगा। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन के द्वारा होता है, एलएचआई के द्वारा होता है, एंड्रोजन के द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी एलएच, ऑप्शन नंबर सी एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है वो हमारा एंड्रोजन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट होगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। परिपक्व शुक्राणु जो होती है उसके शीर्ष पर एक टोपीनुमा, जैसे कि ये हमारा क्या शुक्राणु का चित्र इस तरह का होता है, इस तरह का शुक्राणु का चित्र होता है। तो जो हमारा सिर है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा था? ऑप्शन नंबर ए एक्रोसोम, ऑप्शन नंबर बी म्योसोम, ऑप्शन नंबर सी एपिसोम, ऑप्शन नंबर डी स्पेरोसोम। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर एक होगा वो हमारा राइट होगा। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक निर्माणुज कोशिका का, ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टोसिस कोशिका का। अगला ऑप्शन एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग, यानी कि एक्रोसोम किसका भाग है? मानव शुक्राणु के सिर का भाग है, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का भाग है, प्रारंभिक डिम्बाणुजन कोशिका का है या ब्लास्टोसिस कोशिका का है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो हमारा एक्रोसोम होता है वो हमारा मानव शुक्राणु के शीर्ष का भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है केंद्रक के द्वारा होता है, लाइसोसोम के द्वारा होता है, गोल्गी इकाई के द्वारा होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है केंद्रक के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा, गोल्गी इकाई के द्वारा, अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्गी इकाई के द्वारा जो होती है वह मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने बहुत ही धड़कता भड़कता बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर को प्रत्यारोपित करता है? जो हमारा गर्भाशय में स्तर होता है उसको निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर को प्रत्यारोपित करता है? ऑप्शन नंबर ए मॉर्यूला, ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्यूला, ऑप्शन नंबर सी आपका इग्मनज, ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टोसिस्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? मॉर्यूला, गैस्ट्यूला, इग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट? जो ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वह गर्भाशय के स्तर में क्या होती है? प्रत्यारोपित होती है। ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है केंद्रक के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा, गोल्गी इकाई के द्वारा, अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा। इसका ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन आप सभी का स्क्रीन के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय कष्टों को प्रत्यारोपित करता है? इसका भी ऑप्शन नंबर हम लोग देख चुके हैं, इसका ऑप्शन नंबर हम लोग डी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का स्क्रीन के सामने ये रहा, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है एम्ब्रियोन के द्वारा, एलेंटोएस के द्वारा, कोरियोन के द्वारा, कोरियोन तथा एलेंटोएस के द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनुष्य में अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है? एम्नियोन के द्वारा होता है, एलेंटोएस के द्वारा होता है, कोरियोन के द्वारा होता है, या कोरियोन तथा एलेंटोएस दोनों के द्वारा होता है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरियोन के द्वारा हमारा मनुष्य का में अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरियोन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा, निम्न किस जनन प्रत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन प्रत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एक्टोडर्म से, ऑप्शन नंबर डी मेसोडर्म से, ऑप्शन नंबर सी एंडोडर्म से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस जनन प्रत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, यानी कि मेसोडर्म से जो होती है उसे रक्त और परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एलियोन्टेस के द्वारा, एलियोन्टेस में, ऑप्शन नंबर बी एमनियोटिक गुहा में, ऑप्शन नंबर सी फुफ्फुस गुहा में, ऑप्शन नंबर डी पेरिटोनियल गुहा में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एलियोन्टेस में, एमनियोटिक गुहा में, फुफ्फुस गुहा में, या पेरिटोनियल गुहा में? इसका जो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एमनियोटिक गुहा में, यानी कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन के लिए चलिए बढ़ते हैं। हमारा जो जितना भी हमारा 2009 से लेकर 2023 तक अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में वो सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगर हमारा इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।